हेलो एवरीवन, आवाज सुनाई दे रहा है सबको? यस सर। यस सर। सो लास्ट क्लास में हमने 3 रिजल्ट ड्राइव करके देखा था, जहां पर हमने देखा था कि अगर यहाँ पे यूनिफॉर्म पोलराइज स्फीयर के इनसाइड पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें और इस पोलराइजेशन वेक्टर अगर P हो तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेंगे यहाँ पे, E इक्वल्स टू -P डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अगर एक डाइलेक्ट्रिक सिलेंडर हो, सिलेंडर का कुछ एक्सिस के पैरेलल अगर पोलराइजेशन हो एंड अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई करे कि इफ R is much greater than L, so they will behave like as a capacitor. So यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे इनसाइड पे होंगे -P डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और यही पोलराइजेशन अगर से एक्सिस के पैरेलल ना हो के एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर हो यानी कि यूनिफॉर्म हो, तो इस केस में जो इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे और इस इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे -P डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एंड यहाँ पर कंडीशन क्या होंगे, L will be much greater than R, बट सिंपली क्वेश्चंस पे लिखा रहता है क्या, अ लॉन्ग सिलेंडर। सो लॉन्ग सिलेंडर मतलब either you can say it is infinitely long और अदरवाइज एक कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे L is much greater than R। तो अब इन रिजल्ट को यूज करके आप कुछ अगर कुछ हमारे पास एक होमोजेनियस डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो और उस मीडियम के अंदर ऐसे अगर कैविटी बना दिया जाए तो इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, ये हम देखेंगे। सर ये फर्स्ट स्लाइड है। हाँ, ये मान लीजिए एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है और डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। इसे हम कहाँ पर रखा है, मान लीजिए एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है इसे, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस साइड पे ऐसे। ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, डाइलेक्ट्रिक रखा गया है। तो अगर यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम ना होता तो इस स्टेट ये सारे लाइन ऐसे ही पैरेलली पास हो जाता है यहाँ से, है ना, यहाँ पर अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम ना होता तो। लेकिन हमने देखा कि अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो तो ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम को जब भी हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होंगे, ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल पोलराइज्ड हो जाता है। सो इस मॉलिक्यूल पोलराइज्ड होने की वजह से क्या होंगे, यहाँ पे इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है वो इस डायरेक्शन पे अरेंज हो जाएंगे। ऐसे अरेंज होंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। एंड अगर ये लीनियर आइसोट्रोपिक मीडियम हो तब क्या होंगे, यहाँ पे ये जो पोलराइजेशन जनरेट होंगे हर पॉइंट पे सेम होंगे, मतलब यूनिफॉर्म पोलराइजेशन होंगे इस केस में। सो यूनिफॉर्म अगर पोलराइजेशन हो तो इससे पहले हमने ये पोलराइजेशन की वजह से देखा कि 2 टाइप ऑफ बाउंड चार्ज जनरेट होता है, एक होता है बाउंड वॉल्यूम चार्ज, एक होता है सरफेस वॉल्यूम चार्ज। सो अगर ये मीडियम अगर हमारे सिलेबस में जो है डाइलेक्ट्रिक लीनियर डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो, लीनियर मीडियम हो, तो इस केस में यहाँ पर भी जो पोलराइज इंड्यूस होगा वो भी लीनियर ही होंगे। सो अगर लीनियर पोलराइजेशन हो मतलब यूनिफॉर्म पोलराइजेशन होंगे, यूनिफॉर्म पोलराइजेशन अगर हो तो इस केस में जो बाउंड वॉल्यूम चार्ज होंगे, बाउंड वॉल्यूम चार्ज का वैल्यू क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। बट इस सरफेस में हमें कुछ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होते दिखाई देंगे और इस सरफेस में कुछ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होते दिखाई देंगे। तो जिसकी वजह से ये जो बाउंड चार्ज है, बाउंड चार्ज की वजह से यहाँ पर इस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होंगे। सो अगर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पर जो मॉलिक्यूल पोलराइज्ड है उसमें जो सरफेस बाउंड चार्ज अपीयर्ड होंगे, उस सरफेस बाउंड चार्ज की वजह से एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट होंगे। इन दोनों का अगर हम शाम देखें तो एआर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है, कम होना चाहिए। एंड हमने देखा है इससे पहले भी कैलकुलेट करके कि अगर इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से एप्सिलॉन आर हो, ठीक है, एप्सिलॉन आर हो, तब अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स टी अगर से आपका ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड हो, सिंपली ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर ई नॉट हो तो इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे,
डाइलेक्ट्रिक मीडियम से मैं ऐसे ईडी लिख रहा हूँ इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होना चाहिए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से रिड्यूस हो जाएंगे। सो रिड्यूस होके क्या होंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, E डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर, ठीक है, E डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। सो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड था E नॉट, सो एप्सिलॉन आर से क्या होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है, एक्सटर्नल आर से रिड्यूस हो जाएंगे। सो जब भी किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम का अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर से E नॉट हो, तो इस मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होंगे, E नॉट बाय एप्सिलॉन आर। सो यहाँ पे रिड्यूस क्यों है, रिड्यूस इसीलिए हुआ है जो बाउंड चार्ज होंगे, बाउंड चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होंगे, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑलवेज ऑपोजिट टू द external electric field, and due to that cause inside the dielectric medium electric field always will be less than in the air, ठीक है। सो आप देखो क्या होंगे यहाँ पे, सो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने चाहे यहाँ पे, सो आउटसाइड पे हमने देख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होंगे कंपेयर टू इनसाइड, एंड आप लोगों को बताया गया था कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है वहाँ पर फील्ड लाइन डेंसिटी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम हो वहाँ पे फील्ड लाइन डेंसिटी भी क्या होगा, कम होगा। सो अगर इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देखो रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पर फील्ड लाइन डेंसिटी क्या होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए। सो इस रिड्यूस होने की वजह से क्या होंगे, कुछ फील्ड लाइन जो है जैसे इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का नजदीक आएंगे ये ऐसे बैंड हो जाएंगे। सो ये होंगे आउटसाइड पे, और इनसाइड पे क्या होंगे, इनसाइड पे देखो फील्ड लाइन डेंसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे। सो रिड्यूस होके क्या होंगे, यहाँ पर फील्ड लाइन डेंसिटी जो है कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देंगे कंपेयर टू आउटसाइड। इनसाइड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी होंगे वो कम होंगे, ठीक है। कंडक्टर के साथ इसमें डिफरेंस क्या है, कंडक्टर में जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो एग्जैक्टली एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वल हो जाता है, जिसकी वजह से इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या हो जाता है, जीरो। लेकिन डाइलेक्ट्रिक मीडियम में क्या होंगे, सिंस ये जो चार्ज है ये बाउंड है, मूवेबल नहीं है, सो यहाँ पर क्या होंगे, जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो हमेशा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होंगे, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, बट उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होगा हमेशा। सर अपोजिट भी होंगे सर डायरेक्शन, क्यों, सर वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो हाँ, बाउंड चार्ज। सो यहाँ पे जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है या अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम हो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, एक्सटर्नल फील्ड के अलोंग। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन उसी डायरेक्शन होंगे, इसीलिए इस डायरेक्शन पे करा गया। अब देखो मैंने यहाँ पर फील्ड लाइन चार्ट था, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखोगे यहाँ पर मैंने कितना ड्रॉ किया हूँ, 3 ड्रॉ किया हूँ, और यहाँ पर कुछ फील्ड लाइन का ऐसे बैंड कर दिया, बैंड कर दिया मतलब क्या, यहाँ पर फील्ड लाइन डेंसिटी रिड्यूस हो रहा है तो एक्सपेल होंगे यहाँ पे, जैसे कंडक्टर में यहाँ पे टुवर्ड्स कंडक्टर की तरफ बैंड हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम होंगे क्या होंगे, यहाँ से फील्ड लाइन डेंसिटी हमेशा एक्सपेल हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। बेंडिंग एक बार समझा दीजिए, क्या, जो फीड लाइन बेंडिंग हो रही है, तो जो फीड लाइन बेंड हो रही है वो समझ में नहीं आया। अच्छा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो तो यहाँ पर जो पोलराइजेशंस होंगे अगर लिनियर मीडियम हो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म हो, तो इनसाइड पे जो पोलराइजेशंस होंगे उस पोलराइजेशंस का वैल्यू क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म ही होगा, यस, है ना, लिनियर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। सो अगर यूनिफॉर्म हो तो उसका बाउंड चार्ज क्या होंगे, डाइवर्जेंस ऑफ पी क्या होंगे,
अरे जीरो यूनिफॉर्म होगा पोलराइजेशन है तो डाइवर्जेंस ऑफ पी क्या होना चाहिए? जीरो जीरो। तो जिसकी वजह से जो वॉल्यूम चार्ज है इस मॉलिक्यूल का पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट कर देंगे, तो जिसकी वजह से सरफेस में इस साइड पे हमें सिर्फ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होते दिखाई देंगे और इस सरफेस में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होते दिखाई देंगे। पी डॉट एन करोगे, यहाँ पे पोलराइजेशन होंगे इस बराबर और एन कैप होगा इस बराबर, तो जिसकी वजह से इस सरफेस में नेगेटिव चार्ज होंगे और इस साइड पे भी पी इस बराबर होंगे एन कैप इसी डायरेक्शन में, तो इस सरफेस में पॉजिटिव चार्ज होंगे एंड यूनिफॉर्म पोलराइजेशन है, तो जिसकी वजह से अगर हम डाइवर्जेंस ऑफ टी लिखें तो वॉल्यूम पे कोई भी चार्ज इंड्यूस नहीं होंगे। सो इसके वजह से जो इस बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे होगा इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से हमेशा कम होगा। इस कम होने की वजह से क्या होंगे, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होंगे। सो इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई नॉट हो तो एप्सिलॉन आर से डिवाइड हो जाएंगे। इनफैक्ट आप इससे पहले भी क्वेश्चंस कर चुके हो। देखो एक सिंपली डाइलेक्ट्रिक मीडियम जब था, यहाँ पर अगर रो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, जो फ्री स्पेस में चार्ज डेंसिटी था तब अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे रो नॉट आर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। जैसे हमने इसको डाइलेक्ट्रिक मीडियम कर दिया था, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था, रो नॉट आर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। यस सर, तो कितने से रिड्यूस हुए, एप्सिलॉन आर से। एप्सिलॉन आर से रिड्यूस हुए। सो यहाँ पर भी वही वैलिड होंगे। सो अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर हो तो यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे उस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, एप्सिलॉन आर से रिड्यूस हो जाएंगे। तो रिड्यूस होने का मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे कंडक्टर के अंदर कोई भी फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करता है, बट यहाँ पर फील्ड एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इक्वल नहीं होंगे, हमेशा लेस देन होगा। तो जिसके वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ एग्जिस्ट करेंगे बट उसका जो फील्ड लाइन डेंसिटी होंगे वो कम होगा। सर तो एक अब हमें बार क्या पिछला देखना है यहाँ स्लाइड, पे, क्या सर एक बार पिछले वाला स्लाइड। यार आप लेट करके ज्वाइन क्यों करते हो? आपको पीडीएफ फाइल मिल जाता है ना हर क्लास के बाद? यस हाँ तो वहाँ से देख लेना। कुछ नहीं लिखा है, बस यही है, वो लास्ट क्लास का डिस्कशन कराया गया लास्ट पेज में। सर जो नॉर्मली जो उसमें जो मतलब इंसिडेंट हो रहा है उसका क्या होगा सर, उस फील्ड लाइन का कौन सा फील्ड लाइन का? डायरेक्टली पास कर जाएगा? अभी आज बाउंड्री कंडीशंस पढ़ाएंगे, उसके बारे में भी देखेंगे। अगर यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव हो तो इस नेगेटिव चार्ज पे इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे, तो जिसके वजह से यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस साइड पे जो होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे स्ट्रेंथ के कंपेयर में। अभी इसमें जैसे लिखा गया ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक है, आप लोगों को ज़्यादा समझाने का जरूरत ही नहीं है। ये आप मान लो यहाँ पर ऐसे आ रहे थे, यहाँ पे फील्ड लाइन डेंसिटी रिड्यूस हो गया तो फ्लक्स क्या होंगे, कम। फील्ड लाइन डेंसिटी रिड्यूस होंगे, फील्ड लाइन डेंसिटी रिड्यूस होने के लिए देखो जो साइड वाला होंगे तो यहाँ पे वो बैंड हो जाएंगे और यहाँ पर जो फील्ड लाइन है वो इसके थ्रू पास होगा, बट यहाँ पे फील्ड लाइन डेंसिटी जो मैग्नीट्यूड है वो रिड्यूस होंगे, तो जिसके वजह से यहाँ पर फील्ड लाइन डेंसिटी और यहाँ पर फील्ड लाइन डेंसिटी आपको ये दिखाना है कि इस रीजन पे जो फील्ड लाइन डेंसिटी है और इस रीजन पे जो फील्ड लाइन डेंसिटी है वो डिफरेंस होना चाहिए। कहाँ पर ज़्यादा होंगे, फ्री स्पेस में ज़्यादा होंगे और डाइलेक्ट्रिक मीडियम में कम होंगे। बस इतना ही समझो यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर एक कैविटी बनाएंगे, जैसे कंडक्टर मीडियम के अंदर भी हमने कैविटी बनाए थे, तो सेम यहाँ पर भी एक कैविटी बनाएंगे और इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे हम देखेंगे यहाँ पे। सर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का सर बेंडिंग का रीजन क्या है? क्यों नहीं करेंगे, जब आप बार बार देख रहे हो कि यहाँ पर फील्ड लाइन डेंसिटी रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस होने का मतलब क्या है, कुछ तो इधर जाएगा ना, यस साइड वाला इधर बैंड हो जाएंगे। आप ये बैंड क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑटोमेटिकली फील्ड लाइन इससे रिपल्स करेगी यहाँ पे। यस सर। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लिखो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड in the cavity and cavity कहाँ पर है, inside the
डाइलेक्ट्रिक मीडियम। सो अगेन लीनियर होमोजेनियस डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, जैसे हमने बनाया था अभी। ये मान लीजिए आपका लीनियर होमोजेनियस डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, और इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर अब हम एक कैविटी बनाएंगे। सेम मान लो स्फेरिकल कैविटी बना दिया हमने एक, ये स्फेरिकल कैविटी बना दिया। सो बाकी रीजन पे जो मॉलिक्यूल है, अगर हम इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें ऐसे, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होंगे, ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मान लो मैग्नीट्यूड से ई नॉट हो, तो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अभी हमने देखा था कि अगर इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखें और इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर से एप्सिलॉन आर हो, ठीक है, एप्सिलॉन आर हो, तब इस अगर यहाँ पर कैविटी ना होता तब इस मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, E naught by epsilon r. ई नॉट बाई एप्सिलॉन आर। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से एप्सिलॉन आर टाइम्स रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि बाउंड चार्ज की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अब क्या है, अब अगर हम यहाँ पर एक कैविटी बना दें इस रीजन पे ना, सो इस कैविटी अंदर अगर किसी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने चाहें, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होंगे। सो लाइक कंडक्टर के अंदर अगर कैविटी होता, तो कंडक्टर में हमने क्या देखा था कि जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है एग्जैक्टली एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इक्वल हो जाता है, ऑपोजिट डायरेक्शन पे होता है, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। बट डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर हम क्या देखेंगे कि जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है वो हमेशा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होता है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन पे होता है उसी डायरेक्शन पे एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से पास होंगे, तो जिसके वजह से कैविटी के अंदर भी इस केस में क्या होंगे, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। तो हमें यही फाइंड आउट करना है इस केस में कि इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितने होंगे। तो इसके लिए भी देखो, जैसे हमने यूनिफॉर्म चार्ज कैरिंग स्फीयर का कॉन्सेप्ट यूज किया था, सेम यहाँ पर भी यूज करेंगे कि अगर यहाँ पे ये जो अब स्टेप 1 पे अगर हम सिर्फ इतना ही कंसीडर कर ले कि कंसीडर देयर इज नो कैविटी, ठीक है, कंसीडर देयर इज नो कैविटी, एंड कैविटी के अंदर कोई भी एक पॉइंट मान लेता हूँ P, कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट है P, तो इस P पॉइंट पे तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे। सो पहले हम इसे समझते हैं कि एज सुन एज वी कंसीडरिंग कि देयर इज नो कैविटी, इसका मतलब हम क्या मान रहे हैं कि यहाँ पर भी सेम डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जो रिमेनिंग रीजन पे है ना। तो अगर रिमेनिंग रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, E बाई एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर, तो इस रीजन पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, Not by epsilon r. E नॉट बाई एप्सिलॉन आर। बट यहाँ पर क्या है, कैविटी है, कैविटी मतलब यहाँ पर कोई भी पोलराइजेशन नहीं होना चाहिए, है ना। बाकी रीजन पे पोलराइजेशन जनरेट होंगे क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, और यहाँ पर कैविटी मतलब एआर है, तो एआर में कोई भी पोलराइजेशन क्रिएट नहीं होता है। सो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या कंसीडर करना पड़ेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमें ये कंसीडर करना पड़ेंगे कि इस रीजन पे जो पोलराइजेशंस है उस पोलराइजेशंस को हम ऑपोजिट मान देंगे, ठीक है। और फिर दोनों को अगर हम सुपरपोज करें, तो जब फर्स्ट स्टेप में हम ये कंसीडर कर रहे थे कि देयर इज नो कैविटी, इसका मतलब इस रीजन पे भी हमने पोलराइजेशंस मान लेंगे इस डायरेक्शंस पे, और नेक्स्ट केस में सेम पोलराइजेशंस अगर हम ऑपोजिट में माने और दोनों को अगर हम सुपरपोज करते हैं तो नेट पोलराइजेशंस क्या होंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। सो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ये जो मीडियम है, इस मीडियम के अंदर जो पोलराइजेशन वेक्टर क्रिएट होंगे, इस पोलराइजेशन वेक्टर का वैल्यू क्या होना चाहिए, ठीक है, पोलराइजेशन का वेक्टर का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि इस मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे। तो जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट हो, तो हमने देखा है कि जब इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस मीडियम के अंदर पेनिट्रेट करेंगे तब इसका मैग्नीट्यूड कितने से रिड्यूस हो जाएंगे, एप्सिलॉन आर से रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो क्या, इफ external electric field E equals to E naught vector, then the electric field inside the medium क्या होना चाहिए, इनसाइड द मीडियम। इसे अगर हम से ED लिखे इनसाइड द मीडियम, तो इसे हम क्या लिखेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से रिड्यूस हो जाएंगे एप्सिलॉन आर से। रिड्यूस क्यों हुए, क्योंकि बाउंड चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे ऑपोजिट डायरेक्शन होंगे, तो ये हो जाएगा।
सो वंस अगर हम ये कंसीडर करें कि यहाँ पर कोई भी कैविटी नहीं है, इसका मतलब पी पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, यही होगा, है ना। एंड उससे पहले अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये हो तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस मीडियम के अंदर अगर लीनियर होमोजेनियस मीडियम हो तो इस केस में जो यहाँ पर पोलराइजेशन वेक्टर जनरेट होंगे, उस पोलराइजेशन के वेक्टर का वैल्यू क्या होना चाहिए, epsilon naught psi into E. therefore the polarization vector P इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, क्या डेफिनेशन लिखा गया था पोलराइजेशन अगर लीनियर मीडियम के लिए, Chi epsilon naught chi E. एप्सिलॉन नॉट काई इस इलेक्ट्रिक फील्ड, इस मीडियम के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, ईडी। सो अब यहाँ पर साइड तो हमें गिवन नहीं है, तो हम क्या पुट करेंगे इसकी जगह पे, 1 plus Epsilon r minus 1. एप्सिलॉन आर माइनस 1, क्योंकि 1 प्लस साई इक्वल्स होता है एप्सिलॉन आर, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस 1 इंटू ई डी। सो इनसाइड के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म में लिखने चाहें, एप्सिलॉन नॉट बाय ई नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा क्या आपका पोलराइजेशन वेक्टर। तो आप देखो अगर आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो जो पोलराइजेशंस होंगे, पोलराइजेशंस भी क्या होंगे यहाँ पर यूनिफॉर्म, सर एप्सिलॉन आर ना, sir epsilon r होगा। हाँ एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर ये होंगे। सो अब हमें क्या देखना है, तो देखो अगर ये मीडियम यहाँ पर कोई भी कैविटी ना होता तो इस पूरे मीडियम के अंदर हर पॉइंट पे जो पोलराइजेशन जनरेट होंगे उस पोलराइजेशन का वैल्यू यही होगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस 1 इंटू ई नॉट बाय एप्सिलॉन आर, ठीक है। सो ये अगर पोलराइजेशन हो, तो अगर हम ये कंसीडर करें कि देयर इज नो कैविटी, इसका मतलब क्या होंगे, यहाँ पर कैविटी है, कैविटी मतलब एयर है, मतलब कोई भी पोलराइजेशन नहीं है। लेकिन अगर हम ये कंसीडर करें कि देयर इज नो कैविटी, इसका मतलब हम क्या मान रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पर भी इस कैविटी रीजन पे भी कुछ पोलराइजेशन होंगे और उस पोलराइजेशन का वैल्यू क्या होंगे, यही होगा, है ना, यही होंगे। सो अगर ये हो एंड अगर यहाँ पर कोई भी कैविटी ना हो तो उस केस में हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यही लिखेंगे। सो इसको हम स्टेप 1 स्टेप 2 में कंसीडर करेंगे। सो नेक्स्ट पेज में लिखो स्टेप 1, स्टेप 1 पे क्या है कि कंसीडर there is no cavity, क्या बोला गया, कंसीडर देयर इज नो कैविटी, अगर कोई भी कैविटी ना हो देन जो कैविटी के अंदर हमने एक पॉइंट मान के रखा है P, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड at point P क्या लिखेंगे हम, epsilon naught ये E naught कंसीडर by कर रहे हैं epsilon कि देयर इज नो कैविटी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है E नॉट, तो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r, तो तब P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या लिखेंगे, E naught by epsilon r। हाँ इससे मैं E1 वेक्टर लिख रहा हूँ, तो E1 वेक्टर हम क्या लिखेंगे कि जो भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन r, ठीक है, एप्सिलॉन r। एंड जब हम ये आर्गुमेंट कर रहा हूँ कि देयर इज नो कैविटी, सर वहाँ कॉनकेविटी लिखे हैं। देयर इज नो कैविटी, तो हम क्या मान रहा हूँ कि जिस रीजन पे कैविटी है वहां पर भी
यही पोलराइजेशन जनरेट हुए जो अदर रीजन पे हुए है ना, अदर रीजन पे हुए। सो अब हमें क्या करना है, अगर फ्री स्पेस है तो उस रीजन पे पोलराइजेशन का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना, 0 होना चाहिए। तो स्टेप 2 पे हम क्या करेंगे, स्टेप 2 पे हम सिर्फ कैविटी वाला पोर्शन कंसीडर करेंगे और उस कैविटी के अंदर जो पोलराइजेशन है वो पोलराइजेशन को हम क्या मानेंगे, अभी जो पोलराइजेशन जनरेट हुए आधा रीजन पे उस पोलराइजेशन का ऑपोजिट मान लेंगे। हम क्यों ऑपोजिट मान रहा हूँ कि जब इन दोनों सिस्टम को मैं फिर से सुपरपोज करूंगा, नेट पोलराइजेशन उस कैविटी रीजन पे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। 0। ठीक है, तो स्टेप 2 कंसीडर only cavity portion ठीक है, सिर्फ कैविटी पोर्शन कंसीडर करो और क्या मानेंगे हम, विथ पोलराइजेशन इसे मैं P डैश लिख रहा हूँ, P डैश इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, जो आधा रीजन पे पोलराइजेशन उसका ऑपोजिट है माइनस P। सो माइनस P का वैल्यू यहाँ पर P का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। P का वैल्यू क्या था, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r माइनस 1 into external electric field divided by एप्सिलॉन r। ठीक है, सो एक्सटर्नल यहाँ पर एक माइनस साइन हमने मल्टीपल कर दिया, जो आधा रीजन पे पोलराइजेशन से कैविटी रीजन पे हमने सिर्फ उसका ऑपोजिट पोलराइजेशन मान लेंगे। ठीक है, तो आप देखो अगर हम सिर्फ कैविटी पोर्शन कंसीडर करें और इस कैविटी पोर्शन इस पोलराइजेशन कैरी कर रहा है P प्राइम, इस P प्राइम पे जो पोलराइजेशन है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट डायरेक्शन पे हो तो इस P प्राइम जो है किस डायरेक्शन पे होंगे, ऑपोजिट माइनस होंगे, है ना, माइनस P मतलब ये अगर इस डायरेक्शन पे तो लेफ्टवर्ड इस डायरेक्शन पे होंगे। सो इस कैविटी रीजन पे अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ पर भी देखो एक ऐसी पोलराइजेशन जनरेट होंगे, ऐसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन पे हो, सो कैविटी रीजन पे अगर हम ये पोलराइजेशन माने तो इसका वैल्यू देखो माइनस ऑफ दिस, सो एक यूनिफॉर्म पोलराइजेशन होंगे और टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ होंगे। सो आप इस कैविटी पोर्शन आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, कैविटी पोर्शन कैसे बिहेव करेगी, देखो इट विल बिहेव लाइक एज ए यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर, यूनिफॉर्म पोलराइज्ड स्फीयर, है ना, ये है पोलराइजेशन यूनिफॉर्म पोलराइज्ड स्फीयर। सो यूनिफॉर्म पोलराइज्ड स्फीयर का अगर P प्राइम पोलराइजेशन वेक्टर हो तो इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, माइनस P प्राइम अपॉन 3 एप्सिलॉन, माइनस P प्राइम अपॉन 3 एप्सिलॉन, जो लास्ट क्लास में हमने डिराइव करके रखा था। एक यूनिफॉर्म चार्ज करिंग स्फीयर का यूनिफॉर्म पोलराइज्ड स्फीयर का इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होंगे, माइनस P डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हमने P प्राइम माना है तो क्या लिखेंगे हम, माइनस P प्राइम डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। सो यही लिखे दो। Therefore, the electric field at point P due to only cavity portion क्या होना चाहिए, इसे अगर से हम E2 वेक्टर लिखें, सो E2 हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस P प्राइम डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। अब इस P प्राइम का वैल्यू यहाँ पर पुट करो, P प्राइम पे ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव साइन क्या होना चाहिए, प्लस हो जाएंगे। सो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r माइनस 1 into E नॉट वेक्टर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन r डिवाइडेड बाय यहाँ पर 3 एप्सिलॉन नॉट था तो 3 एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट कर दीजिए तो फाइनली हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो एप्सिलॉन r माइनस 1 into E नॉट वेक्टर डिवाइडेड बाय
3 एप्सिलॉन आर, ठीक है, 3 एप्सिलॉन आर। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से है? अगर हम सिर्फ कैविटी पोर्शन कंसीडर करें विथ ए पोलराइजेशन पी प्राइम, इस पी प्राइम पोलराइजेशन अगर हम मान लेते हैं कैविटी के अंदर है, कैविटी पोर्शन के अंदर, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये होंगे, ठीक है। सो आप देखो क्या होना है यहाँ पे, इन दोनों को हम सुपरपोज करेंगे। ओरिजिनल सिस्टम था ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम, यहाँ पर एक कैविटी, मतलब यहाँ पर था एयर, बाकी रीजन पे क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम था। डाइलेक्ट्रिक मीडियम मतलब यहाँ पर पोलराइजेशंस होंगे, बट यहाँ पर एयर है, यहाँ पर कोई भी पोलराइजेशंस नहीं होंगे। तो हमने स्टेप 1 पे क्या कंसीडर किया, देयर इज नो कैविटी। नो कैविटी मतलब हमने हर रीजन पे यही पोलराइजेशंस होंगे, ऐसे हर रीजन पे पोलराइजेशंस होंगे। सो कैविटी के अंदर भी पोलराइजेशंस हमने मान लिया था। स्टेप 2 पे हमने क्या कंसीडर किया, कैविटी पोर्शंस को कंसीडर किया। यहाँ पर जो पोलराइजेशंस जनरेट हुए थे वही पोलराइजेशंस है, बट ऑपोजिट डायरेक्शंस पे है। तो अगर मैं इन दोनों को सुपरपोज कर दूं, इससे पहले देखो यहाँ पर पोलराइजेशंस डायरेक्शंस पे हमने मान लिया था, अब सिर्फ कैविटी पोर्शंस को हमने कंसीडर किया था, इसका ऑपोजिट पोलराइजेशंस बना था। तो जब इन दोनों को सुपरपोज करूंगा तो यहाँ पर नेट चार्ज, नेट पोलराइजेशंस क्या होंगे, 0। सो नेट पोलराइजेशंस 0 का मतलब यहाँ पर कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है, एयर है। एयर मतलब कैविटी बन गया, ठीक है, एयर मतलब कैविटी बन जाएंगे। सो यही आर्गुमेंट हम यहाँ पर भी लिखेंगे कि देयरफॉर the net electric field at point P क्या होना चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। इससे अगर हम E वेक्टर लिखें, सो E इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, इन दोनों को केस को हम सुपरपोज करके हमें ओरिजिनल केस मिल रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होंगे, दोनों केस का सुपरपोजिशन। सो E1 प्लस E2, ठीक है, E1 प्लस E2। सो E1 प्लस E2 अगर हम ऐड करें तो देखो क्या होना चाहिए, E1 का वैल्यू हमें क्या मिला था, E नॉट वेक्टर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R, एंड E2 वेक्टर हमें क्या मिला था, एप्सिलॉन R माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन R इंटू E नॉट वेक्टर, ठीक है, इंटू E नॉट वेक्टर ये है। सो अगर हम इससे थोड़े से सिंप्लीफाई करो, देखो क्या मिलेंगे हमें, ये हो जाएगा एप्सिलॉन, तो 2 प्लस एप्सिलॉन R डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन R इंटू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एप्सिलॉन R डिवाइड इंटू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होंगे आपका कैविटी के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम का अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R हो, इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम को अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, जिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर E नॉट हो, तो उस कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होंगे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होंगे, 2 प्लस एप्सिलॉन R डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन R इंटू E नॉट वेक्टर। यहाँ पे एप्सिलॉन R क्या है, जिस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर हम कैविटी बना रहा है उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एंड E नॉट वेक्टर क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सर हाँ सर जो अभी पोलराइजेशन वेक्टर सर उसको लिखे हैं, तो सर केवल कैविटी में ना है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, कैविटी में नहीं। जब अगर हम ये मान लो कि पहले यहाँ पर कोई भी कैविटी था ही नहीं, ठीक है, तो उस केस में जो पोलराइजेशन जनरेट होंगे पूरा मीडियम पे जनरेट होगा ना, यस सर। यस सर। और उस पोलराइजेशन वेक्टर का वैल्यू क्या होंगे, ये भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, यस ये होगा पोलराइजेशन, सॉरी ये नहीं, पी, ये होंगे आपका पोलराइजेशन। अगर यहाँ पर एक कैविटी वगैरह ना होता, एक सिंपल एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इससे हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन R, E नॉट बाय एप्सिलॉन R, और मीडियम के अंदर जो पोलराइजेशंस होंगे ये पोलराइजेशंस क्रिएट होंगे। तो ये पोलराइजेशंस कहाँ पर होंगे, पूरे डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर होंगे। उसके बाद हमने क्या कर रहा है, यहाँ पर एक कैविटी बना रहा हूँ, कैविटी मतलब यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम था इससे हमने बाहर निकल लिया यहाँ से।
तो अगर कैविटी डाइलेक्ट्रिक मीडियम का हमने यहाँ से बाहर निकल दिया, मतलब यहाँ पर क्या है, एयर है। तो इस एयर के अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना था। तो इसको हमने कैसे बनाया कि हमने ये मान लिया, जैसे यूनिफॉर्म चार्ज कैरिंग स्फीयर के अंदर कैविटी था, जो लॉजिक यूज किया था वही लॉजिक यहाँ पर भी हमने मान लिया कि हमने ये मान लिया देयर इज नो कैविटी। ये आर्गुमेंट मान लिया कि देयर इज नो कैविटी। नो कैविटी जब भी हमने ये कंसीडर करो देयर इज नो कैविटी, इसका मतलब ये है कि आधा रीजन पे जो पोलराइजेशंस है, हम कैविटी के अंदर भी वही पोलराइजेशंस बन रहे हैं। तो उस केस में कैविटी के अंदर किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो मीडियम के अंदर अदर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड उसके साथ इक्वली होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आना चाहिए, ई नॉट बाय एप्सिलॉन आर, जो यहाँ पर लिखा गया था E1 वेक्टर। और उसके बाद क्या है, रियल में क्या है, वहां पर कैविटी है। अगर हमने सिर्फ मान लिया कि देयर इज नो कैविटी, और उसके वजह से जो आंसर होंगे वो आंसर क्या होंगे, डेफिनेटली रॉन्ग होगा। तो इसीलिए हमने इसमें क्या किया, फिर से हमने मान लिया कि सिर्फ कैविटी पोर्शन कंसीडर किया हो, ओनली कैविटी पोर्शन। और इस कैविटी पोर्शन के अंदर जो पोलराइजेशन है, उस पोलराइजेशन का मैग्नीट्यूड जो आधा रीजन पे पोलराइजेशन है उसके साथ हमने इक्वल रखा, बस सिर्फ डायरेक्शन क्या मान रहा हूँ, उसके ऑपोजिट है। तो जब इनमें दोनों केस को सुपरपोज कर दो, तब उस कैविटी रीजन पे नेट पोलराइजेशन क्या होंगे। इससे पहले हम राइट डायरेक्शन में पोलराइजेशन मान के रखा है, आप लेफ्ट डायरेक्शन में मान रहा हूँ, तो उस कैविटी रीजन पे नेट पोलराइजेशन क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। 0 हो जाएगा सर। तो इस कैविटी रीजन पे नेट पोर्शन 0 मतलब क्या होंगे, इस पूरे सिस्टम ओरिजिनल सिस्टम की तरफ बिहेव करेंगे अगर दोनों को इसको हम सुपरपोज कर दें। तो इसीलिए हमने क्या किया, इस केस में फिर से कैविटी पोर्शंस की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया। अब अगर पूरे सिस्टम दोनों केस में जो हमने कंसीडर किया इन दोनों का सुपरपोजिशन पे बन रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होंगे, दोनों का सुपरपोजिशन ही होंगे। तो इसीलिए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने फाइनली यहाँ पर सुपरपोज कर दिया, वेक्टर सम ले लिया। तो वेक्टर सम लेने के बाद जो आपको फाइनल रिजल्ट मिलेंगे, फाइनल रिजल्ट ये आएगा। ये आप थोड़े से ध्यान रख सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस ई नॉट का वैल्यू आपको गिवन रहेगा, एप्सिलॉन आर का वैल्यू कभी 3 कभी 4 कभी 5 दे देता है, और आपको पूछा जाता है क्या, किस मीडियम के अंदर जो कैविटी है, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे। ऐसे क्वेश्चंस असाइनमेंट पे भी हैं, उस क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करो। पेज नंबर 63 क्वेश्चन नंबर 22 ओपन करो, देखो क्या बोला गया है। अरे क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो। सर अगर पोलराइजेशन 0 होगा तो क्या हम लोग कंसीडर कर लेंगे कि सर वहां पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है? और क्या हो सकता है बताओ। डाइलेक्ट्रिक मीडियम होंगे तो पोलराइजेशन होंगे, ये तो हमने देखा ही है। यस सर। सर लेकिन हाँ, और क्या हो सकता है, कंडक्टिंग मीडियम पुट करोगे वहाँ पे। नो सर। हाँ, कैविटी का मतलब क्या है, वहाँ पर एयर ही होगा सर लेकिन अगर और कैपेसिटर एयर में कोई भी पोलराइजेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि वो वैक्यूम है, वहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल नहीं होंगे। आइडियल केस अगर हम देखते हैं, ऐसे तो मॉलिक्यूल है, गैस वगैरह है, बट आइडियल केस हम जो कंसीडर करें वहाँ पर कोई भी वैक्यूम मतलब कोई मॉलिक्यूल नहीं है, तो कोई पोलराइजेशन जनरेट नहीं होंगे। हाँ बोलो। सर जो कैपेसिटर का केस होता है सर, उसमें सर हम लोग डाइलेक्ट्रिक एज एन एयर भी तो लेते हैं सर। डाइलेक्ट्रिक सर एयर फ्री कैपेसिटर में सर डाइलेक्ट्रिक को एयर मान लेते हैं सर। हाँ यार, मैं तो बोल रहा हूँ आपको यार, जो हमने ये जो प्रैक्टिकल एयर है, मतलब जहाँ पर ये गैस मॉलिक्यूल वगैरह है, ये डाइलेक्ट्रिक की तरफ बिहेव करेंगे। लेकिन फ्री स्पेस का मतलब क्या है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब मॉलिक्यूल वगैरह गैस कुछ भी नहीं है, फ्री स्पेस है सेम पे। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 20, हाँ क्या बोला गया यहाँ पे, कंसीडर स्फेरिकल कैविटी इन इनफाइनाइट होमोजेनियस आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन। सो यहाँ पे परमिटिविटी गिवन है हमें, एप्सिलॉन आर का वैल्यू गिवन नहीं है, एप्सिलॉन का वैल्यू गिवन है, ठीक है। व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी। अभी तो बताया सर, सेम ही है।
सेम नहीं है, थोड़े से चेंजेस कर दिया गया क्वेश्चंस में। तो यहाँ एप्सिलॉन पर ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इस मीडियम के अंदर जो परमिटिविटी हमें गिवन है क्या, एप्सिलॉन। ठीक है, इससे पहले जो हमने डिराइव किया था, हमने क्या एप्सिलॉन आर क्या माना था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और यहाँ पर क्या गिवन है, परमिटिविटी गिवन है मीडियम का। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमें गिवन है ई नॉट, ई वेक्टर यहाँ पर सिंपली। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमें गिवन है ई एक्सटर्नल इक्वल्स टू ई, ये हमें गिवन है। सो आप पहले ये बताओ कि अगर ये मीडियम का परमिटिविटी अगर एप्सिलॉन हो, तो इस मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होंगे उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होना चाहिए, ई बाई सो हम क्या जानते हैं कि into एक्सटर्नल epsilon naught। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका से ई हो, तो इस मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होना चाहिए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर, है ना, एप्सिलॉन आर होंगे। बट यहाँ पर एप्सिलॉन आर गिवन नहीं है, हमें क्या गिवन है, पूरा मीडियम का परमिटिविटी गिवन है। एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो आप, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। यही होगा कि मीडियम का परमिटिविटी फ्री स्पेस में परमिटिविटी से कितना टाइम्स ज्यादा है। सो ई का एप्सिलॉन का वैल्यू अगर पुट करोगे तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिलेंगे यहाँ पे, कि एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, ये मिलेगा आपको कब, किस समय, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो आप इस क्वेश्चंस में हमें क्या पूछा गया, हमें ये पूछा गया कि इस कैविटी के अंदर अगर हम यहाँ पर एक स्फेरिकल कैविटी बनाए तो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होंगे। सो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने कैलकुलेट किया था, इनसाइड द कैविटी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर अगर कोई कैविटी हो तो उस कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 प्लस एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन आर इनटू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई लिखा गया है, तो ई, और इस एप्सिलॉन आर का वैल्यू यहाँ पर हमें पुट करना है। तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, वही लिखा गया है कि परमिटिविटी हमें गिवन है मीडियम का, तो एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर पुट कर दो। सो 2 प्लस यहाँ पर क्या लिखोगे, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 3 इंटू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई। सो यहाँ से हमें क्या मिलेंगे, 2 epsilon naught plus epsilon upon 3 2 epsilon एप्सिलॉन नॉट प्लस एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय 3 epsilon 3 एप्सिलॉन multiply Into? E. ई, ठीक है, इनटू ई। ये क्या होंगे आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो करेक्ट आंसर क्या लिखोगे, Option B. ऑप्शन बी। तो देखो इसमें थोड़े से चेंज कर दिया, क्या है, हमने एप्सिलॉन आर फॉर्म में लिखा है और यहाँ पर एप्सिलॉन आर देने आते क्या, हमें क्या है, एप्सिलॉन गिवन है। समटाइम्स आपको एप्सिलॉन आर का ही वैल्यू गिवन रहता है, और क्या गिवन रहता है, कभी 2 कभी 3 4 गिवन रहता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इस एप्सिलॉन आर के जगह पे जो भी वैल्यू गिवन रहेगा वो पुट कर दोगे। कभी कभी आपको क्या गिवन रहता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ना देके यहाँ पे मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड दे देते हैं। ठीक है, एक स्टेप एडवांस करके इसकी मीडियम के अंदर, मतलब इस डी का वैल्यू आपको गिवन रहता है और आपको पूछा जाता है क्या, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे। ठीक है, तो अगर मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको गिवन रहे, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, नो सर। हाँ, तो उससे आप चेंज करना पड़ेंगे। पहले आप मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इस फॉर्म में लिखोगे, तो यहाँ से ये होगा आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से अगर मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन रहे तो यहाँ से आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे और इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, और एप्सिलॉन आर का वैल्यू जैसे गिवन रहेगा वो वैल्यू पुट करोगे, तो आपको कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे वो मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे सिमिलरली यहाँ पर हमने स्फेरिकल कैविटी बनाया, तो ऐसे सिलिंड्रिकल कैविटी बनाए तब भी कर सकते हो, क्या होंगे, Yes sir. हाँ, उसमें भी सेम लॉजिक आप यूज करोगे कि पहले मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लोगे और फिर कैविटी पोर्शंस पे भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। अगर हम मान लेते हैं कि देयर इज नो कैविटी और कैविटी पोर्शंस पे अपोजिट पोलराइजेशन कंसीडर करोगे,
सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे वो हमने लिख के रखा है, उस रिजल्ट को यूज करोगे सो फाइनली आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये था डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर अगर कैविटी हो, जैसे कंडक्टर मीडियम के अंदर अगर कुछ कैविटी होता है और उससे हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? 0। कंडक्टिव में 0 हो जाए। हाँ, लेकिन अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर हम कुछ कैविटी बनाए तो इस केस में क्या होंगे यहाँ पर? रिड्यूस हो जाएगा सर 1/8। ठीक है, यहाँ पर नॉन जीरो होंगे। क्योंकि नॉन जीरो क्यों होंगे? क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। पेनिट्रेट क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि वहां पर जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, जो अंदर चार्ज सेपरेशन चलता है, वो तब तक चलते रहता है जब तक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इक्वल ना हो जाए। बट ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, यहाँ पर चार्ज सेपरेशन पॉसिबल नहीं है ना, सिर्फ चार्ज डिस्प्लेसमेंट हो सकता है मॉलिक्यूल के अंदर ही। सो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है वो हमेशा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम ही होता है। ठीक है, सो इस कम होने की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या मिलेंगे हमें इनसाइड पे, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन से उसी डायरेक्शन पे ही होगा, बट मैग्नीट्यूड रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पे कितने टाइम्स रिड्यूस होंगे? अगर मीडियम का परमिटिविटी एप्सिलॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर हो तो एप्सिलॉन आर टाइम्स रिड्यूस हो जाएंगे यहाँ पे। सो अगर एप्सिलॉन आर टाइम्स रिड्यूस हो, इसका मतलब कैविटी के अंदर से भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगा, तो इसी की वजह से यहाँ पर क्या होंगे? नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होंगे इनसाइड द कैविटी। सो मैं डायरेक्टली और एक रिजल्ट लिख देता हूँ आपको। सो सिलेंडर केस में क्या होंगे? ये मान लीजिए आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। सो यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर से आपका मान लो एप्सिलॉन नॉट हो, परसेंट एप्सिलॉन हो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका एप्सिलॉन हो, और इस मीडियम के अंदर इस डायरेक्शन पे, इस ओरिएंटेशन पे अगर हम एक कैविटी बना दे, सिलिंड्रिकल कैविटी बनाए, तो इस केस में इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? फटाफट कैलकुलेट करके बताओ सर 1 + εr by 2 εr ऐसा होना चाहिए। हाँ, सो यहाँ पर देखो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, ई है, तो मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए अगर इसका परमिटिविटी एप्सिलॉन आर हो तो? ई बाय एप्सिलॉन आर। ठीक है, ई बाय एप्सिलॉन आर। तो स्टेप 1 पे मैं लिख नहीं रहा हूँ, अगर वही हम कंसीडर करें कि स्टेप 1 इफ देयर इज नो कैविटी, तब इस कैविटी रीजन के अंदर अगर हम कोई भी एक पॉइंट कंसीडर करें P, तो इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होना चाहिए? तो स्टेप 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का मतलब इफ वी कंसीडर देयर इज नो कैविटी मतलब ये कंप्लीट डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तरफ बिहेव करेंगे, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? जो भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। ठीक है, एप्सिलॉन आर। अच्छा, स्फीयर केस में हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एप्सिलॉन नॉट माना था, तो यहाँ पर भी वही मान लो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एप्सिलॉन नॉट। सो अगर हम ये कंसीडर करें स्टेप 1 पे देयर इज नो कैविटी, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे? ई नॉट बाय एप्सिलॉन आर। बट यहाँ पर कैविटी है, तो कैविटी रीजन पे हमें जो पोलराइजेशंस मानना है, पोलराइजेशंस क्या पे मानेंगे? देखो अगर कैविटी ना होता तब यहाँ पे पोलराइजेशन इस डायरेक्शन पे जनरेट होता, यस सर, रीजन पे है ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन पे। अब कैविटी है, इसका मतलब यार है, तो यहाँ पर कोई भी पोलराइजेशन जनरेट नहीं होंगे। लेकिन स्टेप 1 पे अगर हम ये कंसीडर करें देयर इज नो कैविटी, इसका मतलब पोलराइजेशन इस डायरेक्शन पे मान रहा हूँ, तो स्टेप 2 पे हम क्या कंसीडर करेंगे? ओनली कैविटी पोर्शन, और इस कैविटी पोर्शन पे पोलराइजेशन हम किस डायरेक्शन पे मानेंगे? अपोजिट डायरेक्शन। तो मीडियम के अंदर पोलराइजेशन इसके अपोजिट डायरेक्शन पे ऐसी है। सो यहाँ पर अगर -p पोलराइजेशन जनरेट हो, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? इसके वजह से इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे इस कैविटी के अंदर? -p डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, सो p डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, p डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएंगे। सो फर्स्ट स्टेप में हमने माना जब देयर इज नो कैविटी तब इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे इतना, और अगर हम इस टाइम पे इस मीडियम के अंदर पोलराइजेशंस कैलकुलेट करने चाहे तो इस पोलराइजेशंस का वैल्यू क्या होना चाहिए? p का वैल्यू क्या होंगे? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r -1
into inside electric field E नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। ठीक है, ये होगा क्या इस रीजन पे पोलराइजेशन। बट अगर कैविटी है तो यहाँ पर कोई भी पोलराइजेशन नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कंसीडर करेंगे, सिर्फ कैविटी वाला पोर्शन कंसीडर करेंगे और इसके अंदर पोलराइजेशन क्या है, इस मीडियम पे जो पोलराइजेशन उसका अपोजिट डायरेक्शन पे मान लेंगे। तो माइनस पी मान लोगे, तो माइनस पी के वजह से फिर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो इस डायरेक्शन पे होंगे, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन उसी डायरेक्शन पे होंगे। तो इसीलिए देखो फिर से पी डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन आ गया। इस पी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपको सिर्फ कैविटी पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वो मिल जाएंगे, मतलब E2। सो E2 क्या है, सिर्फ कैविटी पोर्शन की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे। तो इस पी का वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, एप्सिलॉन आर माइनस 1 E नॉट वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन आर। यही मिलेगा आपका E2 का वैल्यू। मिलेगा कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि फिर से लिखूं जैसे स्फीयर में लिखा गया है? समझ में आ रहा है sir? समझ में आ रहा है सर। आ आ गया? रहा है सर। ये कब होगा, जब हमने कंसीडर करेंगे कि देयर इज नो कैविटी। तो नो कैविटी अगर हम कंसीडर करें तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे और इसके वजह से मीडियम के अंदर जो पोलराइजेशन होंगे जनरेट होगा। अब अगर हम ये कंसीडर करो कि देयर इज नो कैविटी, इसका मतलब पोलराइजेशन डायरेक्शन पे होगा। तो स्टेप 2 पे हमें क्या करना है, सिर्फ कैविटी पोर्शन हम कंसीडर करेंगे और यहाँ पे पोलराइजेशन इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में मानेंगे। तो माइनस पी मान के रखा है। तो अब इस कैविटी पोर्शन की वजह से इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे पी डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इस पी का वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो सिर्फ कैविटी पोर्शन की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? सर हाँ, फिर ये भी डिपेंड करता है कि किस मतलब हॉरिजॉन्टली रखा है ये, मतलब कैविटी या फिर हाँ, इसीलिए तो मैं पिक्चर ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको, है ना। यहाँ पर देखो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे है और इसका लेंथ इस बराबर है। इसका मतलब पोलराइजेशन किस डायरेक्शन पे जनरेट होंगे, सिलेंडर के एक्सिस इलेक्ट्रिक के फील्ड के साथ डायरेक्शन में। परपेंडिकुलर, यस सर। है ना, एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर। तो इस केस में इलेक्ट्रिक, यहाँ पर इलेक्ट्रिक, सेकंड केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए सर 1 प्लस एप्सिलॉन आर बाय 2। हाँ, सो नेट E इलेक्ट्रिक नॉट। फील्ड क्या होंगे, E1 प्लस E2, दोनों केस का सुपरपोजिशन होगा यहाँ पे। सो दोनों केस का सुपरपोजिशन लोगे तो क्या होना चाहिए, इनिशियल केस में इलेक्ट्रिक फील्ड था E नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिला एप्सिलॉन आर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन आर इंटू E नॉट। सो इससे अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली हमें क्या मिलेंगे, 1 प्लस एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन आर इंटू E नॉट। ठीक है, जैसे सिलेंडर स्फीयर में मिला था ऐसे इसी फॉर्म में ही आएगा। स्फीयर में यहाँ पर क्या था, 2 प्लस एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन आर था। तो सिलेंडर के लिए क्या होंगे यहाँ पे, 1 प्लस एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन आर आ जाएंगे। ठीक है, 2 एप्सिलॉन आर आ जाएंगे। सो ये होगा क्या, जब सिलिंड्रिकल कैविटी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शंस पे बनाएंगे, मतलब जो कैविटी हम बना रहे हैं उस कैविटी का एक्सिस जो है सिलिंड्रिकल कैविटी का एक्सिस होंगे, उस एक्सिस अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर हो तब कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, 1 प्लस एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन आर E नॉट। ठीक है, 2 एप्सिलॉन आर E नॉट। अब थर्ड केस ले रहा हूँ। थर्ड केस क्या है कि अगेन मान लो यह है डाइलेक्ट्रिक मीडियम, लिनियर डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम को हमने ऐसे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर से E नॉट हो, और इस केस में जो हम कैविटी बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर जो हम कैविटी बना रहे हैं सिलिंड्रिकल कैविटी, और इस सिलिंड्रिकल कैविटी का एक्सिस मान लो क्या है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके साथ पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शंस पे है, कैविटी सिलिंड्रिकल कैविटी का एक्सिस भी इसी डायरेक्शंस पे है। तो इसके साथ अगर पैरेलल हो तो इस केस में जो कैविटी के अंदर पोलराइजेशंस क्रिएट होंगे क्या होंगे, एक्सिस के साथ पैरेलल होगा, यस सर। है ना, एक्सिस के साथ पैरेलल होंगे। यस सर। तो इस केस में भी अगर हम इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लेता है एप्सिलॉन आर, ठीक है, इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर हो, तो फर्स्ट केस में आप जब लिखोगे कि देयर इज नो कैविटी तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए इस केस में, बताओ।
If we consider there is no cavity, तब इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या लिखेंगे? E नॉट Epsilon by naught. epsilon naught. एप्सिलॉन आर, ठीक है, E नॉट बाय एप्सिलॉन आर। तो रिमेनिंग पोर्शंस पे जो पोलराइजेशन क्रिएट होंगे, इस पोर्शन पे उतना ही पोलराइजेशन क्रिएट होंगे, क्योंकि हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, देयर इज नो कैविटी। तो इसके अंदर जो पोलराइजेशन क्रिएट होंगे, इस पोलराइजेशन वेक्टर का वैल्यू क्या लिखेंगे हम? P इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस 1 इंटू E नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर, ये होगा। अब हमें क्या करना है, हमने जब स्टेप 1 पे कंसीडर कर रहा देयर इज नो कैविटी, इसका मतलब ये कैविटी रीजन पे भी हमने इतना पोलराइजेशन ऑलरेडी कंसीडर कर लिया हूँ, बट कैविटी मतलब यहाँ पर कोई भी पोलराइजेशन नहीं होना चाहिए था। तो इससे हम जीरो करने के लिए क्या करेंगे, हम सिर्फ इस कैविटी पोर्शंस को कंसीडर करेंगे, विथ पोलराइजेशंस क्या होना चाहिए, इसके ऑपोजिट डायरेक्शंस पे लेंगे। तो यहाँ पर पोलराइजेशंस अगर इस डायरेक्शंस पे जनरेट हुए हैं, तो जब हम सिर्फ कैविटी पोर्शंस कंसीडर करेंगे तब हम क्या कंसीडर करेंगे, इसका ऑपोजिट डायरेक्शंस पे। तो यहाँ पर जो पोलराइजेशंस लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ पी, ठीक है। सो आप पोलराइजेशंस अगर एक्सिस के साथ पैरेलल हो, तो इस केस में इस कैविटी के अंदर जो यूनिफॉर्म पोलराइज्ड सिलेंडर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होंगे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होना चाहिए, P/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस पी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, Yes, sir. है ना। सो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे E2 को हम क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ पी लिखेंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस साइन है, तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। सो पी डिवाइडेड बाय Epsilon naught. एप्सिलॉन नॉट, और इस पी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। इस पी का वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करोगे, सर इसमें P/2 एप्सिलॉन नॉट होता है ना? परपेंडिकुलर का होगा तब। यस सर, वो ओरिएंटेशन बताया गया था ना आपको लास्ट क्लास में, यस सर, ऐसा समझ गया। सब सुनते तो नहीं हो ढंग से। यहाँ पर देखो, एक है जब एक्सिस के साथ पैरेलल होता है पोलराइजेशन, तब होता है माइनस पी बाई एप्सिलॉन नॉट, और यही पोलराइजेशन जब एक्सिस के साथ ये आपका एक्सिस है सिलेंडर का, इसके साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शंस होता है, तब होता है माइनस पी डिवाइडेड बाई। सो इस केस में क्या होंगे, E2 का वैल्यू होंगे P बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जो पोलराइजेशन है वो एक्सिस के साथ पैरेलल है। इस P का वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करोगे, तो देखो क्या होंगे, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E2 का वैल्यू इस केस में एप्सिलॉन आर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर इंटू E नॉट वेक्टर, ठीक है, इंटू E नॉट वेक्टर। सो इस केस में कैविटी के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलना चाहिए, कैविटी के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों का सम करोगे E1 प्लस E2। सो E1 प्लस E2 जब आप सम करोगे तो आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वही आ जाएगी, आएगा कि नहीं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करके देखो क्या आएंगे, यस सर, E नॉट है। यस सर। आप बता सकते हो कि इस केस में E नॉट क्यों आ गया, इसे हम समझते हैं, ठीक है। बाकी केसेस में इससे कम आया कैविटी के अंदर, बट इस केस में क्यों E नॉट आ गया, इसे हम एक फिगर से समझ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो कैविटी वाला पोर्शन स्फेरिकल कैविटी बना के भी हम समझते हैं, और जो सिलेंडर जब इस केस में जहाँ पे सिलिंड्रिकल अगर ऐसी बने, तो इन दोनों केसेस में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या देखा था, कम होगा, है ना, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होगा। बट इस केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एग्जैक्टली इक्वल होगा, ठीक है। सो ये दोनों क्यों है, देखो यहाँ पर अगर हम ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और ये लीनियर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो कोई बाउंड चार्ज होगा क्या, बाउंड वॉल्यूम चार्ज No, sir. नहीं होंगे। नो सर। तो कहाँ पर चार्ज अपीयर होंगे, यहाँ पर होंगे, यस सर। और यहाँ पर होंगे पॉजिटिव बाउंड चार्ज। पॉजिटिव बाउंड चार्ज क्यों, यहाँ पर नेगेटिव बाउंड चार्ज क्यों हुए, क्योंकि पोलराइजेशन इस डायरेक्शंस पे है, और इस सरफेस के ऊपर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो इस डायरेक्शंस पे होंगे, तो एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो जो डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। और यहाँ पे नॉर्मल इस बराबर होंगे, डायरेक्ट्रिक मीडियम से अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें आउटवर्ड नॉर्मल इस बराबर होंगे, पोलराइजेशन भी इसी डायरेक्शंस पे ही था इस सरफेस के ऊपर, तो यहाँ पे सरफेस चार्ज पॉजिटिव आएंगे। तो ये है, सिमिलरली यहाँ पर भी यही होगा, यहाँ पर होगा नेगेटिव बाउंड चार्ज और यहाँ पर होंगे पॉजिटिव बाउंड चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव बाउंड चार्ज। अब देखो, जैसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर अगर आप हो,
ठीक है। आप मान लो इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर हो, तो आप घूमते फिरते जब इस सरफेस के ऊपर आओगे तो आपको दिखाई देगी कि इस डायरेक्शन पे नॉर्मल है। आप अगर मान लो ऑब्जर्वर घूमते फिरते अगर यहाँ पर आ जाए तो इसके बाद भी वो क्या देखेंगे, इस साइड पे यार ही है, फ्री स्पेस है। यस नेगेटिव। सो यहाँ पर अगर वो नॉर्मल ड्रॉ करे तो इस डायरेक्शन पे होगा, यस सर। है ना। तो यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करे तो इस कार्व सरफेस के ऊपर भी क्या होंगे, कुछ चार्ज इंड्यूस होगा, और इस इंड्यूस चार्ज का वैल्यू क्या होंगे यहाँ पे, यहाँ पर अगर आप पोलराइजेशन वेक्टर होंगे आपका इस डायरेक्शन पे, और इस पॉइंट से अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें, मान लो ऑब्जर्वर यहाँ पर है, तो यहाँ पर आउटवर्ड नॉर्मल मतलब डायलेक्ट्रिक से आउटवर्ड नॉर्मल मतलब इस डायरेक्शन पे होगा। यस सर। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और यहाँ पर जो बाउंड चार्ज अपीयर्ड होंगे, बाउंड सरफेस चार्ज वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, नेगेटिव होंगे। बट देखो क्या है, इस रीजन पे जो चार्ज इंड्यूस हुए, यहाँ पर जो चार्ज इंड्यूस हुए कार्व सरफेस के ऊपर हुए, यस सर। और यहाँ पर जो चार्ज इंड्यूस हुए फ्लैट सरफेस के ऊपर हुए। यस तो पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर भी देखो क्या होंगे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो आप मान लो ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर पोलराइजेशन डायरेक्शन पे होगा। सो जब इस ऑब्जर्वर घूमते फिरते अगर जैसे यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर नॉर्मल इस बराबर होंगे, यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर नॉर्मल इस बराबर होंगे। सो अगर किसी टाइम पे ऑब्जर्वर अगर यहाँ पर आ जाए तो उसके बाद वो क्या देखेंगे, इस साइड पे एयर है, फ्री स्पेस है। तो यहाँ पे अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम से आउटवर्ड नॉर्मल ड्रॉ करे तो इस डायरेक्शन पे हो गए। तो जिसकी वजह से यहाँ पर बाउंड चार्ज जो जनरेट होंगे, बाउंड चार्ज का नेचर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव। और एक बार बोलो, नेगेटिव और पॉजिटिव। होगा सर, नेगेटिव सर। नेगेटिव। आप इससे समझो, देखो जब मैं बोलता आउटवर्ड नॉर्मल मतलब आपको हमेशा क्या मानना है, यू विल बी इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है। सो आप अगर ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम में अंदर हो, और हमने देखा है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन पे, तो पोलराइजेशन किस डायरेक्शन पे होंगे, इस डायरेक्शन पे जनरेट होगा हर पॉइंट पे। यस तो आप अगर मान लो ऑब्जर्वर घूमते फिरते अगर यहाँ पर आ जाए, इस सरफेस के ऊपर आ जाए, तो यहाँ इस साइड पे तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, बट इस साइड पे क्या है, एयर है, स्पेस है। तो इस पॉइंट पे अगर वो आउटवर्ड नॉर्मल ड्रॉ करने चाहे तो किस डायरेक्शन पे ड्रॉ करेंगे, अंदर की तरफ, कैविटी के अंदर। टुवर्ड्स राइट की तरफ, है ना। यस अगर टुवर्ड्स राइट की तरफ नॉर्मल का डायरेक्शन इस बराबर है, पोलराइजेशन का डायरेक्शन भी इस बराबर है, तो सरफेस से बाउंड चार्ज का नेचर क्या होना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव माइनस सर। पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पर चार्ज होंगे, बाउंड चार्ज होंगे पॉजिटिव। और यहाँ पे, तो यहाँ पर देखो अगर ऑब्जर्वर आ जाए तो वो इस डायरेक्शन पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। यस सर। तो अगर इस Negative. डायरेक्शन पे नॉर्मल ड्रॉ करे तो यहाँ पर क्या होंगे, चार्ज डेंसिटी का वैल्यू नेचर क्या होना चाहिए, नेगेटिव होगा, क्योंकि पोलराइजेशन हमेशा टुवर्ड्स राइट की तरफ है ना। यहाँ पर जो इस साइड पे जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है इसमें पोलराइजेशन टुवर्ड्स राइट की तरफ है, बट इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करे तो टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ होंगे। सो देखो यहाँ पर क्या होंगे, इस केस में अगर हम इसका एक प्रोजेक्शन कंसीडर करें तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी जितना होगा यहाँ पर भी चार्ज डेंसिटी उतना ही होना चाहिए ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी। यस सर। पी डॉट एन कैप यहाँ पर करो, ये भी फ्लैट सरफेस है, ये भी फ्लैट सरफेस है, तो पी डॉट एन कैप करेंगे हम, दोनों पॉइंट पे सेम चार्ज ही मिलेगा, सरफेस चार्ज। सर एक छोटा सा डाउट है सर। हाँ बोलो। सर डाइइलेक्ट्रिक के अंदर पोलराइजेशन का नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन अगर फ्री स्पेस में देखें तो पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है। फ्री तो स्पेस के अंदर कोई पोलराइजेशन होगा ही नहीं। जैसे हमने यहाँ पर कैविटी हटा दिया, यहाँ पर कैविटी बना दिया, मतलब यहाँ पर कोई भी पोलराइजेशन नहीं है, यहाँ पे फ्री स्पेस है। यस सर, उसको डाइपोल मोमेंट जैसे ट्रीट नहीं कर सकते, डाइपोल मोमेंट पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है। डाइपोल मोमेंट की तरफ ट्रीट नहीं, यहाँ पर भी कुछ सरफेस में चार्ज इंड्यूस होंगे, है ना। आप अगर Yes. डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर रहोगे तो आप क्या देखोगे, यहाँ पर भी एक ओपन सरफेस यस सर। है ना। यस सर। तो अगर यहाँ पर ओपन सरफेस है मतलब यहाँ पर भी सरफेस है, ओपन सरफेस है मतलब यहाँ पर भी कुछ चार्ज इंड्यूस होगा, तो इस चार्ज का नेचर क्या होंगे, पॉजिटिव होगा, और इस सरफेस के चार्ज होंगे नेगेटिव। नेगेटिव। तो आप अगर हम इस कैविटी रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड किसके किसके वजह से होंगे, तो हम सारे चीज 1 by 1 कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया था, यस सर। वो किस डायरेक्शन पे था, टुवर्ड्स राइट की तरफ था। तो मैं ये लिखते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, ई नॉट, ई नॉट लिख दिया मैंने। अब क्या है, देखो यहाँ पर पोलराइजेशंस, जो भी पोलराइजेशंस मान लो से पी जनरेट हो गया, ठीक है, पी जनरेट में। तो अगर हम इस पॉइंट पे सरफेस चार्ज देखें तो सरफेस चार्ज का वैल्यू क्या होना चाहिए, पी नॉट के साथ जस्ट एन कैप डॉट प्रोडक्ट कर लोगे, यस यस सर। तो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या होंगे, मॉड ऑफ पी मॉड ऑफ एन, तो ये हो जाएगा क्या
माइनस पी, ठीक है। यहाँ पर चार्ज डेंसिटी क्या होंगे, माइनस पी, minus p और यहाँ पर minus चार्ज डेंसिटी क्या होंगे, positive प्लस p पी। सेम है, यहाँ पर भी चार्ज डेंसिटी क्या होंगे, प्लस पी, यहाँ पर चार्ज डेंसिटी negative माइनस पी, ठीक है, माइनस पी। तो आप देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, एक तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हुआ था, वो क्या लिख दिया हमने ई नॉट। अब यहाँ पर ये नेगेटिव माइनस पी नॉट चार्ज डेंसिटी है और यहाँ पर प्लस पी चार्ज डेंसिटी है, तो ये दोनों सरफेस कैसे बिहेव करेंगे, जस्ट एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरफ बिहेव करेंगे, है ना, ये वाला। तो इसके वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होंगे इस दोनों प्लेट की वजह से किस डायरेक्शन पे होगा, टुवर्ड्स towards लेफ्ट की left तरफ होंगे। तो अगर मैंने राइट को पॉजिटिव लिख रहा हूँ तो लेफ्ट को क्या लिखूंगा, माइनस लिख देता हूँ। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या लिखूंगा, पी बाई epsilon naught. एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एंड इस डायरेक्शन पे तो मैंने ऑलरेडी ये डायरेक्शन ले रहा हूँ, ठीक है, पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पर है नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, तो इन दोनों सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा इस डायरेक्शन पे होंगे। Yes, sir. ये भी क्या होंगे, P है यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो P डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या होंगे, ये दोनों एक E दूसरे naught. को कैंसिल आउट कर देंगे। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से, यहाँ पर जो चार्ज, यहाँ पर जो चार्ज, ये दोनों पैरेलल प्लेट की तरफ ट्रीट करें तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर जो चार्ज इंड्यूस है उसके वजह से अगर हम पैरेलल प्लेट की तरफ कंसीडर करें तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। एंड सिंस ये दोनों सरफेस का नेचर सेम है तो इसके वजह से ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिलेंगे, ई नॉट, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेंगे हमें, ई नॉट, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन कैविटी किस में, जब कार्व सरफेस कैविटी बनाया था हमने ना, जैसे यहाँ पर स्फेरिकल कैविटी है, तो इस केस में देखो यहाँ पर फ्लैट सरफेस था बट यहाँ पर सरफेस कैसी है, कार्व है। E naught is very तो ये जो यहाँ पर जो चार्ज, इस रीजन पे जो चार्ज है इसके वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, आप यहाँ पर जो चार्ज है इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा क्या इस केस में, नहीं होंगे। यहाँ पर देखो दोनों सरफेस फ्लैट था, ये सरफेस भी फ्लैट है, ये सरफेस भी फ्लैट है, तो जिसकी वजह से इन दोनों सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हुआ था। Yes, sir. बट यहाँ पर देखो सरफेस का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन सब फ्लैट नहीं है, कार्व सरफेस के ऊपर आ गया, Yes, sir. तो जिसकी वजह से यहाँ पर इन चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे और इस सरफेस के ऊपर जो चार्ज इंड्यूस है उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे दोनों सेम होंगे क्या, नहीं sir. yes No. no सेम नहीं होंगे, तो क्या होंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेंगे Yes. yes sir इन दोनों की वजह से भी। सो इन इस केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस यहाँ पर जो लोकल, इन दोनों के वजह से भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होंगे, तो जिसकी वजह Yes, से sir. यहाँ पर देखो क्या होंगे, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो गया था, बट सॉरी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूँ, जो भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम का रिमेनिंग रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके साथ कुछ ऐड होंगे, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से चेंज होगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो लोकल सरफेस चार्ज यहाँ पर इंड्यूस हुए और इस सरफेस में जो चार्ज इंड्यूस हुए, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट नहीं होंगे। और इस केस में क्या था, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इस सरफेस के ऊपर जो चार्ज इंड्यूस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगे, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था उसके साथ इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। सर हाँ, सर वो बोलो। चार्ज कैसे सर ये चार्ज कैसे इंड्यूस हो, थोड़ा एक बार बता दीजिए। चार्ज कैसे इंड्यूस हुए, सर ये मतलब पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, इस पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आ गया, हाँ सर ये यहाँ पर देखो एग्जैक्ट हर यूनिफॉर्म तो चार्ज नहीं होंगे, यहाँ पर cos थीटा टर्म आएंगे, आप इसको पहले समझो, इससे समझोगे तो ये आसानी से समझ जाओगे। ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, सो अगर हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे, तो पोलराइजेशन किस डायरेक्शन पे जनरेट होंगे पहले ये बताओ, जिनको डाउट है आप लोग रेस्पॉन्स करो पहले। सेम इलेक्ट्रिक डायरेक्शन फील्ड अगर टुवर्ड्स राइट की तरफ है तो पोलराइजेशन right, positive. राइट की सर उसी राइट के की तरफ डायरेक्शन। होंगे, ये होगा आपका पोलराइजेशन का डायरेक्शन मीडियम के अंदर, यस सर। ठीक है। तो अगर ये पोलराइजेशन हो और आपको क्या है, आप मान लो कि ये 3D एक क्यूब जैसी है, आप इस क्यूब के अंदर हो, ठीक है। यस तो आप बताओ, आप जब इस सरफेस के ऊपर आओगे, इस सरफेस के ऊपर आउटवर्ड नॉर्मल किस डायरेक्शन पे ड्रॉ करोगे, लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, तो यहाँ पे आउटवर्ड नॉर्मल इस बराबर है, और पोलराइजेशन वेक्टर किस बराबर है मीडियम के अंदर,
towards Right. right. टुवर्ड्स राइट की तरफ है। तो यहाँ पर अगर आप p डॉट n का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आपको क्या मिलेंगे? नेगेटिव सर। Negative. नेगेटिव मिलेगा, है ना। मॉड ऑफ p मॉड ऑफ n और इनके बीच में एंगल कितना है? cos पाई। cos पाई का वैल्यू क्या आएंगे? नेगेटिव आएंगे। तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होंगे इसका नेचर क्या होना चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव। Negative. यही अगर मान लो आप घूमते फिरते इस सरफेस के ऊपर आ गया तो यहाँ पर आउटर नॉर्मल किस डायरेक्शन पे ड्रॉ करोगे? राइट की राइट की तरफ। तो राइट की तरफ आपने ड्रॉ कर दिया। पोलराइजेशन किस डायरेक्शन पे? इस सरफेस के ऊपर इस डायरेक्शन पे है। Towards the left. तो सेम डायरेक्शन पे है। तो यहाँ पर क्या होना Left. चाहिए? p डॉट n कब का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव। जिसकी वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया पॉजिटिव। ठीक है। अब क्या है, अब इसके अंदर हमने एक कैविटी बना दिया। तो ये मान लो से कैविटी बन गया, एक ऐसी कैविटी। सो कैविटी मतलब यहाँ पर क्या है? फ्री स्पेस है। यस। सो यहाँ पर फ्री स्पेस है और आप कहाँ पर हो? आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर हो, यहाँ पर हो मान लो। ठीक है। आप अगर यहाँ पर हो तो आपको क्या दिखाई देंगे? यहाँ पे आप अगर यहाँ पर हो तो आप घूमते फिरते जब इस सरफेस के ऊपर आ जाओगे तो इस सरफेस के ऊपर आपको इस साइड पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम दिखाई देंगे और इस साइड सर वीडियो पॉज हो गई आपकी। Paused हो गया वीडियो। वीडियो पॉज हो गया सर। सर वीडियो पॉज